नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक हमने 10th के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा चैप्टर कंसीडर कर ही लिया है, पूरा कवर कर लिया है। फर्स्ट टर्म के जो सीबीएसई के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें रिफ्रैक्शन चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई भी है, किस टॉपिक से कितना वेटेज आ रहा है 10th के लिए खास करके। और ये रिफ्रैक्शन जैसे कि फिजिक्स में से आपके साइंस वाले पेपर में 20 क्वेश्चन है, उन 20 में से करीबन 11 के या 12 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से हैं। बाद बाकी 8 क्वेश्चन पिछले और 2 चैप्टरों से हैं। फिजिक्स के 3 चैप्टर हम यहाँ कवर कर रहे थे। तो रिफ्रैक्शन चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें जो भी टॉपिक्स आपको बताए जाएं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव के तरीके से करें। ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको दे ही देंगे। चलो ये सारी बातें न करते हुए काम की बात पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पूरी तैयारी के साथ बैठा हूँ भाई साहब, ये दिखाने के लिए कि रिफ्रैक्शन क्या है। ये मैंने क्या रखा जी, गिलास में पानी भर लिया। पानी भरने से क्या हुआ, मेरे पास 2 प्रकार के मीडियम हो गए और ऐसे जहां आर पार मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे समझना, जैसे ये ग्लास है और ग्लास के भीतर पानी है, तो यहाँ 2 मीडियम हो गए, एक ग्लास वाला और एक पानी वाला और एक यहाँ हवा। ठीक, तो ये 3 मीडियम यहाँ हो गए। जैसे ही मैंने ये पेन इसमें डाला, ओ हो, तो क्या हुआ, इसमें आपको दिखाई दिया कि ये पेन ऐसा लग रहा है जैसे टूट गया हो, पर ये टूटा नहीं। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है जैसे ही बच्चों लाइट रेज इसमें से निकल के आ रही हैं, तो ये लाइट रेज क्या हो रही हैं कि थोड़ा सा इधर उधर झुक रही हैं मीडियम के बदलने के कारण। मीडियम के बदलने के कारण लाइट रेज बेंड होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, और इसी को समझाया जाता है रिफ्रैक्शन के द्वारा। चलो हम इसको थियोरेटिकली और तरीके से भी समझाते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने, न्यूटन से लेकर के हाइगन्स वगैरह, इन सब ने इसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, और उनका मिला जुला जो लास्ट आएगा वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं 10th की वीडियो में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इससे ये जो दिखाई दे रहा है पानी में, वो यहाँ नहीं, ऐसी बहुत सारी जगहों पर दिखाई देता है रिफ्रैक्शन। ठीक, जैसे आपने देखा पानी कांच में ये ज्यादातर देख पाते हैं हम रिफ्रैक्शन को। जैसे हम देखते हैं कि बहुत स्विमिंग पूल है या फिर कोई भी ऐसा बड़ा ड्रम है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो हम देखें पानी में जो चीज नीचे है, और हाथ डाल के देखने में लगता है कि वो पास है, ऊपर है, लेकिन फिर हाथ डाल के देखो तो वो बहुत गहरे में, ऐसा लगता है कि नहीं। ठीक, तो ये ऐसा इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रेज झुक रही हैं, तो हमारी आंखों पे जो लाइट रे आ रही है वो झुक के आ रही हैं, तो मुझे लगेगा कहीं, होगा कहीं। ओहो, बस यही हम समझने वाले हैं इसमें रिफ्रैक्शन में। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो ये जो रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना है ये तब आता है लाइट रेज के बीच में। डेफिनेशन में लिखा नहीं रहा, लिखने से कुछ हो भी नहीं रहा, क्योंकि पेपर एक बार, अब की बार तो एक तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है फर्स्ट टर्म का, तो आपको चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर अभी तक बच्चे क्या होते थे 10th बोर्ड के एग्जाम्स में, अगर थोड़ी बहुत बात भी याद है तो उल्टा सीधा कुछ भी लिख सकते थे। यहाँ अब की बार एग्जाम्स में आपकी समझदारी ही काम आएगी, क्योंकि अगर आपको सटीक तरीके से पता होगा तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, वरना तुक्का ही लगाएंगे, जय माता दी बी, जय माता दी सी। ठीक, इसीलिए बड़े ध्यान से समझते चलना, कंसेप्ट को समझना, चीजें क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होता है उसे समझना। बाद बाकी भाड़ में जाने दो, डेफिनेशन नहीं लिखनी, डेफिनेशन अगर मैं समझ जाऊंगा तो खुद अपनी भी डेफिनेशन बना सकता हूँ। ठीक, अब समझते हैं रिफ्रैक्शन। जब ये सरफेस मैंने एक बना लिया जहां पर मैंने 2 प्रकार के मीडियम ले लिए, ऐसे मान लो ये रेयरर मीडियम ले लिया और ये डेंसर मीडियम ले लिया। रेयर डेंसर समझते हो, रेयर मतलब खुला हुआ, डेंसर मतलब दब के चलना। अब वही समझाना चाह रहा हूँ, जैसे ही लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, जी लाइट रे आ रही, ऐसे ऑब्जेक्ट से अनंत लाइट रे निकलती हैं। सामने रिफ्लेक्शन में भी आपको बताया था, हम केवल डायग्राम बनाते समय, कॉपी पे लिखते समय एक रे का इस्तेमाल कर रहे हैं या 2 का कर लेते हैं कभी कभी बस। अब जैसे लाइट रे रेयर मीडियम से आई पर डेंसर में आ गई, तो बेचारी दब के चली। जब दब के चली तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये जैसे झुक गई। ठीक, तो झुकने की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि मुझे ये लगेगा पीछे से आ रही है, पीछे से। ठीक, अब वही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये लाइट नीचे से क्यों पानी में ऊपर आती हुई चीजें दिखाई दे जाती है। देखो यहां से समझना, एक मान लो यहाँ पे पानी में ऐसे मछली है, ठीक, ओ हो मछली रानी बड़ी सियानी, जी मछली। ठीक, अब तुमने क्या किया कि यहां से ये देखा कि ऑब्जेक्ट से अनंत लाइट रे निकलती है, मैंने एक ही बनाई और एक लाइट रे गई। अब पानी वाला मीडियम ऑब्वियसली डेंसर ही है, हवा खुली है यहाँ, वो रेयर है, मतलब ज्यादा डेंसर मीडियम से ज्यादा रेयर मीडियम लाइट आई, एकदम से दब के चल रही थी और खुल के चलने लगी। खुल के चलने लगी तो क्या होती है, वो फैल के चलती है, दूर भागती है नॉर्मल से।
ये सरफेस का नॉर्मल है। कोई भी सरफेस हो उसके परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पे ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये नॉर्मल है, ठीक। अब वो सर्कल के केस में मैंने आपको नॉर्मल समझाया था, प्लेन मिरर में भी, ये रिफ्लेक्शन में भी आपको बताया था। सर्कल के केस में या स्फीयर के केस में सेंटर से जाने वाली लाइन नॉर्मल होती है, और प्लेन के केस में सारी की सारी लाइनें नॉर्मल होती हैं। तो जैसे ही लाइट रे यहाँ से निकली और सरफेस पर पहुंची तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया बच्चों। इस वाले केस में मैंने क्या बताया था, रेयर से डेंसर चलने में ये झुक के चलती है लाइट रे, और डेंसर से रेयर चलने में ये फैल के चलती है। ओहो, फैल के चली तो जब ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे सीधी सीधी है, अगर कोई मीडियम नहीं पड़ता तो ऐसे ही तो जाती बच्चों, लेकिन ये फैल के चली तो गई ऐसे, फैल गई। कहाँ से, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये नॉर्मल के, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ मिलके चलती, अब नॉर्मल से दूर चल रही है फैल के। इस केस में क्या था, नॉर्मल के साथ अभी मिलके चल रही थी, अब थोड़ा सा और मिलके चली, वो झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। देखो नॉर्मल इधर है तो इसकी तरफ ये झुक गई है, यहाँ ये देखिए, नहीं तो जा रही थी ऐसे और झुक गई ऐसे, तो ये डेविएशन इसमें आ गया, ठीक। तो ऐसा जो हो रहा है, रेयर से डेंसर हो रहा है, और ऐसा तब हो रहा है जब डेंसर से रेयर हो। डेंसर समझ रहे हो, घना, ज्यादा घना, मीडियम, जैसे कि पानी है यहाँ और यहाँ हवा है, ठीक। तो ऐसा जब होता है तो लाइट रे थोड़ा सा फैल के चलती, जानी चाहिए थी ऐसी, फैल गई ऐसे, तो क्या लगेगा बच्चों, पीछे से आ रही है। ज्यादा ही मैंने फैला दी, थोड़ी कम फैलाता हूँ, देखो समझो, थोड़ी सी कम फैल गई ऐसे मान लो, पर लगेगा क्या बच्चों, लगेगा ये कि जब फैल गई है तो पीछे से आई है, तो पीछे से आई है तो यहाँ लगेगी, तो मुझे दिखाई देगी कि मछली वहाँ नीचे नहीं, मछली यहाँ ऊपर है। ओ हो। तो मतलब आपको जो बता रहा था वो सही है कि मुझे चीजें ऊपर को अपीयर होती हैं, वास्तव में वो वहां नहीं होती। तो ऐसे ही जैसे कि अभी पेन डाला, वो जहां लग रहा था वहां वास्तव में नहीं था, थोड़ा सा झुक गया। तो ये सब जो हो रहा है, इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट चल के आ रही है, लाइट चल के जा रही है। तो लाइट को जो चलना होता है उसमें किस बात में अंतर आ जाता है बच्चों, लाइट की जो एक वेव है, लाइट के लिए मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें जो अंतर आ जाता है वो आ जाता है इसकी स्पीड में और वेवलेंथ में। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स पे डिपेंड करना मतलब, जैसे मैंने कहा, ये आपके पास एक रस्सी है, रस्सी में आप वेव बना रहे हैं, तो वो वेव किस बात पे डिपेंड कर रही है, आप कितनी ताकत से इसको हिला रहे हैं रस्सी। तो जो ताकत से हिलाना वो क्या हो गया, सोर्स। और सोर्स की वजह से यहाँ पे इसकी जो भी वेव बनी वो चल रही है। अगर यहाँ पानी भर देते तो वेव हो सकता है छोटी हो जाए, उसकी स्पीड बदल जाए, मगर तुमने जो वेव बनाई है, पल्स बनाए हैं, वो डिपेंड करा कि सोर्स कौन सा है, कितने पल्स उसने बनाए, 5 बार हिलाए तो 5 बार पल्स बन गए। तो ये बात मुझे ध्यान में रखनी पड़ती है बच्चों। तो जो फॉर्मूला, जब मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसे हम 9th में एक फॉर्मूले के रूप में पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर v होती है स्पीड ऑफ वेव और f होती है फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम आपको अलग पूरा डिटेल में बताएंगे, 9th की वीडियो हमने बनाई नहीं। 9th की वीडियोस वैसे 9th में जो आपको साउंड में पढ़ाया जाता है, एक वीडियोस को कंप्लीट करके और पूरा ढंग से इसको समझाएंगे, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप 10th में बैठे हैं तो 9th पढ़ के ही बैठे होंगे। थोड़ी सी भी समस्या आती है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। वेवलेंथ जो है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक। तो ये एक रिलेशन है। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए चाहे कहीं जाए लाइट रे। क्यों रहती है, क्योंकि ये सोर्स पर डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, वेवलेंथ बदलती है। जैसे ही वेवलेंथ बदलती है वैसे ही स्पीड, वेवलेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, वेवलेंथ बढ़ी तो स्पीड बढ़ी, वेवलेंथ घटी तो स्पीड घटी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रही। फ्रीक्वेंसी कहां से निकल के आई, सोर्स से। जैसे लाइट रे सूर्य से आ रही है तो सूर्य से लाइट रे फ्रीक्वेंसी की फिक्स हो गई है, उसकी वेवलेंथ बदलेगी, वेवलेंथ के साथ ही उसकी स्पीड बदलेगी। तो मीडियम से मीडियम लाइट रेस की स्पीड बदलती है, और लाइट रे की स्पीड वैक्यूम में रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड बदलने के कारण, वेवलेंथ बदलने के कारण हो सकता है उसके कलर अलग अलग दिखाई दे जाए, कलर अलग अलग दिखाई दे भी जाते हैं। जैसे आपने देखा कि रिफ्लेक्शन पानी की बूंदों में हो रहा है बारिश के समय, तो फिर रिफ्लेक्शन के कारण उसके कलर भी अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। इसे हम अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, और इसे फिनोमेना कहते हैं डिस्पर्सन का। आप रेनबो देखते हैं तो रेनबो का दिखना, ये सब कलरों का बनना, ये सब भी रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है बच्चों। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड है। अब ये स्पीड की वैल्यू, न्यूमेरिकली वैल्यू देखो 30 करोड़, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसीलिए हमने एक छोटा सा टर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसके हिसाब से हम लाइट की स्पीड का रेशियो बताते हैं, मीडियम से मीडियम, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रीच आए, जिससे क्या पता चलेगा कि कितनी लाइट रे झुकी या कितनी फैली। ये तब पता चलेगा जब मुझे ये तो पता चलेगा कि इनकी स्पीड में कितना चेंज आया है। तो पहले हम इसकी स्पीड के चेंज के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करके पढ़ाते हैं जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले, इनसे पहले ये सारे के सारे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं, ठीक।
तो जैसा मैंने आपको बताया है कि लाइट की स्पीड का रेशियो जो बदलता रहता है और उसी के हिसाब से लाइट की स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ा है, तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है छोटा सा, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दे रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू मतलब यू की ऐसे माने पकड़ कर नॉक खींच दे थोड़ी से, तो ये म्यू बन गया। और ये म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे हम कहते हैं सी बाई वी। सी क्या है बच्चों? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वी है बच्चों आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड और वैक्यूम में लाइट की स्पीड का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? जैसे कि मैंने कहा आपसे कि यहां पर आप एयर में थे, एयर में लाइट की स्पीड हम लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मान के चलते हैं, क्योंकि वैक्यूम और एयर में ज्यादा अंतर नहीं आता। वैक्यूम जितना खुला सा मीडियम मानते हैं उतना ही एयर, थोड़ा सा अंतर है लेकिन हम उसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे ही लाइट रे कहां से चली? एयर से, और कहां पहुंची? मान लो आपकी ग्लास में पहुंच गई। ठीक, तो उसकी स्पीड में चेंज आया। अगर मुझे पता नहीं एक्चुअली, अगर मुझसे कह दिया जाए कि ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड बदल गई है लाइट की। ठीक, पहले कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब कितनी हो गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जिनकी स्पीड का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एयर से ही तो ग्लास में आई है लाइट। ठीक, तो यहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा, तो हम कहेंगे म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसे लिखते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाए उसे आगे और जिसके रिस्पेक्ट में लिखा जाए उसे पीछे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको लिखा जाएगा बच्चों C/V, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे इसे काट देंगे तो म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की वैल्यू आ गई बच्चों 3/2। मुझे उम्मीद है कि एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन जनरल हम सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं। ठीक, इसीलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का डिवाइड किया है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर एक ही बात है। अगर मैं इसका उल्टा मैं ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा होता, ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का। ठीक, तो कैसे लिखता बच्चों? अब ऐसे लिखता फिर म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहां पे ऊपर किसकी स्पीड आती है? अब की बार ऊपर उसी की स्पीड आती है जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अभी हम एयर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो एयर की स्पीड ऊपर ले ली। अब ग्लास के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸। तो यानी कि म्यू ए जी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बच्चों 2/3। ये एक तो होता है किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना। तो आप एक बात और समझ लीजिए, क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? तो ऐसे और समझ लीजिएगा कि म्यू ए इज इक्वल टू ए म्यू जी। ये बात भी आप ध्यान रख लेना, 1/टाइम्स रेसिप्रोकल है तो 1/टाइम्स जी म्यू ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1/टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू ऐसे ही लिखी जा रही है। और इन जनरल जो मैंने बात करी वो हम सारे के सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ही लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वाटर की जो स्पीड है, वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो मान लो दे रखी है 12/9 इंटू 10⁻, इसको और सॉल्व करके लिख लेना है 4/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझे एक्चुअल में किसी की स्पीड नहीं पता, मैं तो आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो अब देख लो ध्यान से कि अगर ये स्पीड है किसकी? वाटर की, लाइट की वाटर में, तो हम अगर एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखना चाह रहे हैं तो हम करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है गलत? ठीक है भाई। अब ये आपका 10⁸ से 10⁸ कट गया तो ये हो जाएगा 9/4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाटर। अब आपको ये और बात ध्यान रखनी है बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे जी 9/4 लिख गया तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड तो कट ही गया है,
तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो म्यू जो होता है वहां स्पीड से स्पीड कट रही है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और कांस्टेंट वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये यूनिटलेस है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। डायमेंशन हमने अभी पढ़ी नहीं, लेकिन इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, ये कांस्टेंट नंबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको आ रहा होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनने वाले हैं ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ढंग का, और अपने नोटबुक में साथ ही साथ लिखते हुए चलिए। ऐसे पढ़ के ऐसे देखोगे भाई साहब आनंद तो बड़ा आएगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा कुछ समय बाद। अभी समझ में तो आता है, ठीक है, सुनते जाओ, बड़ा मजा आता है, बाद में कुछ भी समझ में नहीं आता। पेपर के समय तो भाई साहब ऐसा लगता है कि जाने कहाँ से ये कथा आई है, इससे बढ़िया तो हमने पढ़ ही लिया होता, इसलिए अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। तो मुझे ये बात पता चल गई बच्चों कि म्यू को हम C/V लिख रहे हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जितना ज्यादा होगा उसमें स्पीड उतनी ही कम होगी। भाई सी तो ये कांस्टेंट है, वैक्यूम पे डिपेंड कर रहा है, ये तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है, ये तो कांस्टेंट हो गई। तो किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी, जैसे मान लो ग्लास है, तो ग्लास में लाइट की स्पीड अगर 2 है, 2 × 10⁸, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो गया, स्पीड कम हो गई ना 3 से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया। और जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी जहां जहां, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता रहा है कि कितनी अधिक रुकावट है मीडियम में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितनी रुकावट है, लाइट को रोकने की कितनी क्षमता है, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है। जैसे अभी लाइट रे 3 से चल रही थी, अब लाइट रे 2 से चलने लगी। लाइट रे 3 से ही चलती रहती, 3 × 10⁸ से, तो आप ये देखते हैं कि म्यू की वैल्यू जो आ जाती है वो 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जे कट गए, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1। अब म्यू की वैल्यू 1 आ गई, ये 1 आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है कहाँ? वैक्यूम में। वैक्यूम में c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये जो स्पीड है ये बच्चों मैक्सिमम है। लाइट की स्पीड इससे ज्यादा किसी मीडियम में आज तक नहीं देखी गई, ठीक। अब किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड इससे कम ही होगी, तो म्यू की वैल्यू ज्यादा ही होगी 1 से, ठीक है। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो म्यू की वैल्यू जो है वो हमेशा या तो 1 होगी या 1 से बड़ी ही होगी, कभी छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है किसी भी मीडियम में वैक्यूम से ज्यादा नहीं हो सकती। तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा ही रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा ही रहेगा, तो म्यू भी हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने कहा कि 4 मीडियम दे दिए ऐसे, यहाँ लाइट की स्पीड दे दी, ऐसे एक मीडियम में दे दी लाइट की स्पीड 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक में दे दी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और एक में दे दी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक में दे दी डी वाले में 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपसे कहा अरेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ABCD इन, ऐसे लिखे दे रहा हूँ आपके सामने, लिख लेना और क्वेश्चन खुद ट्राई करना। अरेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडिया लिख लो, अरेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और आपके लिए ABCD 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए हैं। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना होता तो वो 4 ऑप्शन ऐसे दे देते कि आपको खुद ही दे देते कि अरेंजमेंट, तो आपको ये देखना होता कौन सा सही है, ठीक। पहले हम आपको समझाते हैं नॉर्मल तरीके से, फिर एक क्वेश्चन आपको दे देंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ऑब्जेक्टिव में भी कुछ नहीं, आपको पहचानना ही होगा, ठीक। तो आपको मालूम है कि यहाँ लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यहाँ 1.5, यहाँ 2, यहाँ 1। तो जितनी ज्यादा लाइट की स्पीड किसी मीडियम में होगी उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और किससे ज्यादा नहीं हो सकती? वैक्यूम से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब समझिए यहाँ सबसे कम लाइट की स्पीड कहाँ है? यहाँ। तो सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? डी वाले का। तो म्यू डी सबसे बड़ा, ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी सबसे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अब उससे छोटा किसका है? उससे ज्यादा, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1.5 है,
तो भाई सब 1.5 कम हुई ना 2 से, तो हम कहेंगे फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का। फिर हम कहेंगे उससे उससे बड़ी 2 है, क्योंकि ये 2.5 उससे भी बड़ी है, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी का, उससे बड़ा। तो फिर किसका नंबर आया? फिर आया ए का, यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बच्चों डी वाले का, फिर बी वाले का, फिर सी, फिर ए। देख लेते हैं म्यू डी कितना होगा बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। फॉर्मूला तो यही है ना। तो कितना आया इसका, म्यू डी की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही म्यू बी की वैल्यू कितनी आती, म्यू बी की वैल्यू आ जाती बच्चों 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। कितनी आई बच्चों 2। तो ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 पे देख लो, तो ये सी वाले का कितना हो रहा होता, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। क्या ये 1.5 है? बिल्कुल है सर। ठीक, और ये क्या है बच्चों, ये है म्यू ए, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आप ऐसे लिख लो 30/25, 5 6 या 30, 5 5 या 25, यानी 1.2 समथिंग आ रहा है। तो आप खुद ही सोच लीजिए, सबसे बड़ा कौन है 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1.5 और उससे छोटा 1.2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो जो अरेंजमेंट है वो लाइट की स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे 2 4 6 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, एक सीट यहाँ पे दे दी और क्वेश्चंस करते रहें, और क्वेश्चन अगर आपने एक बार ट्राई करे तो ऐसा एक क्वेश्चन गारंटी से तय है बोर्ड में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अरेंजमेंट आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चीजें ही वो है, चैप्टर एक में 2 गिने चुने हैं, तो उनमें से क्या पूछा जा सकता है, ये अरेंजमेंट। आप बताइए कि कहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तो ये पूछा जाएगा कि स्पीड कहाँ ज्यादा होगी। देखो दूसरा एक और सवाल हम ऐसे दे सकते हैं इसमें। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियोज को ढंग से समझ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन मान लो मैंने बच्चों इसका उल्टा ले लिया। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का 1, किसी मीडियम का 2, किसी मीडियम का ये 3। तो करेक्ट अरेंजमेंट अब आपको ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, स्पीड का। ऐसे भी आपसे पूछ सकता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता था इंक्रीज। अभी इस वाले सवाल में मैं आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा हूँ, किसका, स्पीड का। और मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड का और थर्ड का। तो आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, यानी कि जितनी अधिक स्पीड होगी उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड। तो यहाँ 3 है तो इसकी स्पीड सबसे कम, तो तीसरे की तो सबसे कम, दूसरे की उससे थोड़ी सी ज्यादा, और तीसरे की सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो देखो स्पीड यहाँ ज्यादा रही होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे ज्यादा कौन है, 1, उससे 2 और उससे 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस प्रकार से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ध्यान रख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ध्यान में रख करके क्या चीजें इस्तेमाल करी गई हैं, इस्तेमाल किया गया है कि लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो टुवार्ड द नॉर्मल झुकती है, जब रेयर से यानी कि म्यू ज्यादा से म्यू कम की तरफ, म्यू ज्यादा से म्यू कम, म्यू ज्यादा से म्यू कम नहीं, म्यू कम से म्यू ज्यादा। भाई रेयर मीडियम में स्पीड की ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो म्यू ज्यादा लिखो इसको। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये म्यू 2 कह दो, या तो ज्यादा कम छोड़, चल मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। अगर ऐसी कंडीशन में यहाँ बना दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में चल रही है तो टुवार्ड द नॉर्मल ऐसे झुक जा रही। इसी को मैं आपको समझा रहा हूँ स्नेल्स लॉ के द्वारा। ठीक, तो ऐसे झुक गई स्नेल्स लॉ के द्वारा। जी क्या है, बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये झुक गई ये तो तुम्हें पता है, लेकिन कितने एंगल पे झुक गई, यहाँ कितने पे आ रही थी तो यहाँ कितना बन जाएगा, इसका एक शानदार रिलेशन तैयार किया स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने, और इसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। अभी हम आपको स्नेल्स लॉ बताएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ किस मीडियम में से किसी मीडियम में आए तो लाइट रे के एंगल कितने से कितने हो जाते हैं, तो आपको करेक्ट पता चल जाएगा कितनी झुकेगी, और आगे भी इतने पे डालो तो कितनी झुक रही होगी, ये सब हमें पता चल जाएगा। चलो पहले यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर आगे बताते हैं। स्नेल्स लॉ, अभी हम आपको ये बता रहे हैं स्नेल्स लॉ क्या है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, कभी फिर सुनाएंगे फुर्सत में, शादी ध्यान में लोगे तब। चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी बहुत। है स्नेल्स लॉ, ये क्या बता रहा है आपको, जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से किस एंगल पे लाइट रे झुकी, ये आपको बता रहा है। तो एक मीडियम जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, वहां से लाइट रे दूसरे मीडियम जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 वहां जाती है, तो ऐसे करके या तो थोड़ी फैलेगी या झुकेगी। मैं अगर कह दूं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 तो ये डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया। ठीक, ज्यादा म्यू मतलब ज्यादा डेंसर, कम म्यू मतलब कम डेंसर। तो क्या होगा, तो ये झुकेगी।
झुकेगी तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने एंगल पे झुकी। जितने एंगल पे नॉर्मल के साथ लाइट रे डाली गई थी उसे एंगल आई कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। और बाद में जो एंगल बन रहा है लाइट रे का उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल आई इंसिडेंट है और एंगल आर है रिफ्लेक्टेड। ठीक, इनके बीच का रिलेशन स्नेल ने तैयार किया है। इन्होंने कहा कि जो लाइट की जो झुकना होता है, यानी कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की नॉर्मल के साथ एंगल बनते हैं, उनका जो रेशियो आता है, नॉर्मल रेशियो नहीं, जैसे एंगल आई बन गया मान लो 45 और एंगल आर बन गया 30, तो हमने कहा कि 45 डिवाइडेड बाई 30, ये रेशियो नहीं बच्चों। इन्होंने बहुत सारे रिलेशन देखे, बहुत सारे रिलेशन देखे, उनके लिए कुछ चीजें इन्होंने करी। उस जमाने में कुछ सवाल भी करे जाते थे, चैलेंजिंग सवाल ऐसे दिए जाते थे लोगों को। जैसे एक सवाल ये था कि मान लो एक तालाब में एक बच्चा डूब रहा है पानी में, ठीक, यहाँ पे एक गार्ड खड़ा हुआ है, तो गार्ड यहाँ हार्ड हार्ड जमीन है, यहाँ वाटर है, तो सबसे कम समय में इस बच्चे को बचा ले तो उसे कौन सा रास्ता फॉलो करना चाहिए, जहां बच्चा दिखाई दे रहा है वो, या फिर वहां से लेके यहाँ सीधा आता ये, या फिर इनके बीच में कहीं। तो इसको उस समय पर ये सवाल सॉल्व किया गया था और इसमें देखा गया कि अगर हार्ड वाटर में गार्ड की स्पीड v1 रहती है हार्ड ग्राउंड में और वाटर में स्पीड v2 रहती है, तो इन दोनों की स्पीड का जो रेशियो आएगा वो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं ये i और ये r, जब पानी में कूद रहा है ग्राउंड में से, तो जो एंगल i और जो एंगल r बन रहे हैं उन एंगल i और r के साइन रेशियो के बराबर आएगा। यानी साइन i और साइन r का रेशियो जो आएगा वो इनकी स्पीड के रेशियो के बराबर आएगा। तो यही रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ प्रैक्टिकली भी देखा गया लाइट रेस ऐसे ही छूटती है बच्चों। लाइट रे जो यहाँ पे मान लो एंगल बना रही है 45, तो और यहाँ पे बना रही है 30, तो यहाँ पे साइन एंगल का रेशियो क्या हो गया 1/√2, साइन 45 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू 1/2। यानी ये जो रेशियो आएगा वो यहाँ पे लाइट की स्पीड और यहाँ पे लाइट की स्पीड के रेशियो के बराबर आएगा। यही स्नेल्स लॉ है। ये जो प्रूव किया गया था उस समय पर, ये क्वेश्चन न्यूटन को भी किसी ने कहानी में है कि एक चैलेंज के रूप में दिया था, उन्होंने तुरंत सॉल्व कर दिया, ऐसा कुछ बताया जाता है। ये कैसे आया है वो हमारा अभी पर्पस नहीं, वो हम कैलकुलस लगा करके 12th में पढ़ते हैं। अभी हमें ये समझना है कि लाइट रे कितने एंगल पे झुकती है जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। तो इनका जो रेशियो आता है ना साइन आई अपॉन साइन आर, ये इनकी स्पीड के रेशियो के बराबर आता है। स्पीड मतलब लाइट की स्पीड जो इन मीडियम्स में है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड, तो यहाँ लाइट की जो स्पीड का रेशियो रहेगा वो साइन एंगल के बराबर रहेगा। इसी को हम कह रहे हैं स्नेल्स लॉ। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, इससे ये पता चल रहा है लाइट रे कितना झुकेगी, यहाँ साइन एंगल पता हो तुरंत निकाल सकते हो। ठीक, अब ये v1 अपॉन v2 को, अब आपको मालूम है कि म्यू क्या है बच्चों, c अपॉन v1। म्यू1 को ऐसे लिख सकते हैं c बाई v1, ऐसे ही म्यू2 को क्या लिख सकते हैं c बाई v2। तो इसका उल्टा भी तो हम लिख सकते हैं, v1 बराबर c बाई म्यू1 और v2 इज इक्वल टू c बाई म्यू2। इसको लिख करके स्नेल्स लॉ का दूसरा रूप भी लिखा जा सकता है। ये लिखा जा सकता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 को क्या लिख सकते हैं c बाई म्यू1 और डिवाइडेड बाई c बाई म्यू2। c से c काट दीजिए तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई, ये ऊपर पहुंच जाएगा ये नीचे आ जाएगा, म्यू2 बाई म्यू1, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। स्नेल्स लॉ को ऐसे रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों और स्नेल्स लॉ को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले, अगर आपको स्पीड्स पता हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइए पहले और दूसरे मीडियम में, लाइट रे रिफ्रेक्ट हो तब, और अगर आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता हो तो ये फॉर्मूला लगाइए। ठीक, दोनों को कैसे लगाते हैं एक आध सवाल के द्वारा आपको बता रहे हैं। चलो एक सवाल करते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर होगा, फिर 2-3 सवाल और करेंगे तो और ढंग से क्लियर होगा। जीवन भर सवाल करते रहेंगे सभी क्लियर होगा, और पूरा जीवन सवाल कर करके ही निकालना ही है। 2-4 करते हैं, आनंद लेंगे फिर थोड़ा सा। चलो देखो करते हैं। ये मान लीजिए एक सरफेस पड़ा, यहाँ पे डेंसर मीडियम ले रहा हूँ पहले वाले केस में, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूँ √2, और यहाँ पर एयर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूँ 1 रेयर मीडियम में। लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करता हूँ मैं डेंसर मीडियम से 30 डिग्री के एंगल पे, और रेयर मीडियम में कितना एंगल बनाएगी ये आपसे पूछता हूँ। तो मुझे पता है स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो तो ये वाला तरीका लगाऊंगा, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, है कि नहीं। अच्छा इसको ही लगाते हैं, म्यू1 कितना है √2, साइन आई साइन 30 और म्यू2 यानी कि 1
साइन आर, मुझे ये पता चल जाएगा यहाँ एंगल कितना बनेगा। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √2 और 1/2 साइन 30 की वैल्यू। आप चाहो तो इसे √2 मल्टीप्लाई √2 कह सकते हैं 2 को, और एक बार इसे काट सकते हैं, यानी कि साइन आर आपका आ गया 1/√2, है कि नहीं। और साइन आर 1/√2 यानी साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब आर आपका 45 डिग्री हो। एक बात और ध्यान रखना, हमेशा वैल्यू आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा वैल्यू, क्योंकि आपको सिर्फ साइन के लिए वैल्यू याद है 0 डिग्री पर और 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर और 90 तक, 10th लेवल पर आपको यही वैल्यूज याद है, तो आप इनसे ही काम चलाएंगे। बाद बाकी आपको इनके अलावा वैल्यूज अगर आ रही होंगी तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है, ठीक है। बाद बाकी ज़्यादा वैल्यू याद रखने की जरूरत भी नहीं, जैसे आपसे कहा साइन 35 की वैल्यू बताइए, आपको नहीं याद है, साइन 36 37 नहीं याद है, तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू 0 आती है, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2 और √3/2 और 1, ये वैल्यू आती है तो आप डायरेक्ट एंगल लिख सकते हैं, वरना इतना ही लिखा छोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं। पर आप ये समझ जाइए कि जब लाइट रे 30 पे डाली तो 45 पे गई, मतलब नॉर्मल के साथ 30 ने बनाते हुए 45 बनाया, यानी बड़ा बनाया, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। वही तो मैं आपको बता रहा था, जब डेंसर से रेयर में आए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक, यही मैंने आपको बताया, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही गई है। पर यहाँ सटीक ये पता चल जाता है स्नेल्स लॉ से कि कितने एंगल पर गई है। चलो एक सवाल और कर ले रहे हैं इधर। मान लीजिए अब की बार मैंने आपसे कहा कि लाइट रे एक ऐसे मीडियम से, जहां पे लाइट की स्पीड दी रखी है 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, वहां से ऐसे मीडियम में जाती है जहां लाइट की स्पीड है 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक। तो बताओ डेंसर से रेयर में जा रही या रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर में, सॉरी रेयर से डेंसर में, क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है और यहाँ कम है, तो जहां जितनी लाइट की स्पीड ज्यादा होगी 3 से ज्यादा हो नहीं सकती, मतलब 3 × 10⁸ से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती वैक्यूम में, तो ये स्पीड इसके कंपैरिजन में तो बड़ी ही है, तो ये मीडियम रेयर रहेगा, ये डेंसर रहेगा, ठीक है भाई। रेयर से डेंसर में लाइट रे पहुंचाते हैं, तो आपको ये तो पता है ही। मान लो मैंने कहा ये लाइट रे आपने डाल दी है अब की बार 30 डिग्री के एंगल पे, और आपसे पूछा गया एंगल आर बताइए, आपको मालूम है अब की बार टुवर्ड द नॉर्मल झुकेगी, और ये वैल्यू 30 पे कितनी आ रही है साइन की 1/2। एक बार राइट एंगल ट्राइंगल को देख लीजिए, और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, तो साइन क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ये वैल्यू कब आ रही है, जब 90 एंगल हो जाए और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लगभग बराबर हो जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब ये कितना बड़ा एंगल करेंगे, जब ये छोटा होता जाए, ये बेस छोटा होता जाए, तब हाइपोटेनियस जो परपेंडिकुलर है वो करीब करीब हाइपोटेनियस के बराबर होने लगेगा, और कब बराबर होने लगेगा, बिल्कुल जब ये एंगल लगभग 90 हो जाता है, तो 90 पे आगे ये वैल्यू एक्जैक्टली 1 हो जाती है, बाद बाकी ये वैल्यू 1 से छोटी ही रहती है, पर ये बढ़ती है, देखो 0 पर ये वैल्यू 0 थी, फिर ये 1/2 हुई, 1/2 यानी 0.5, 1/√2 यानी 0.6 के करीब, √3/2 यानी 0.7 के करीब पहुंच जाती है, फिर देखो धीरे धीरे लगातार ये वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका मतलब अगर 1/2 से एंगल छोटा आया, 1/2 से साइन की वैल्यू छोटी आई, तो समझ जाना टुवर्ड द नॉर्मल झुकी, ये बात आपको समझ में आने लगेगी इधर से, और वो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी। तो ये 30 पर लाइट रे मैंने डाली यहाँ से, तो ये क्या हुआ बच्चों, अब मुझे पता नहीं टुवर्ड द नॉर्मल झुकी या फ्रॉम द नॉर्मल, वैसे तो पता है, लेकिन मैं फॉर्मूले से करता हूँ, तो मैं कहूंगा μ1 sin i μ2 sin r नहीं लगा रहा, क्योंकि यहाँ स्पीड दे रखी है, तो मुझे लगाना चाहिए sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है बच्चों। sin i कितना है, sin 30 यानी 1/2, और sin r ये मुझे पता नहीं, और v1 कितना है 2 × 10⁸, और v2 कितना है 1.5 × 10⁸। इससे इसे काट दीजिए, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/2 sin r इज इक्वल टू, इसे 20/15 लिख लीजिए, यानी कि 4/3, ठीक, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपका साइन आर आ जाएगा बच्चों 3/8। तो देख लीजिए ये 1/2 से तो छोटा ही है कि नहीं, रखते हैं 0.8432, तो ये 0.3 के करीब रह गया, तो ये वैल्यू 0.5 से लेकर के 0.3 के करीब रह गई, यानी कि टुवर्ड द नॉर्मल लाइट रे झुक गई होगी। ये कितने पे वैल्यू आ रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी इतने पे ही छोड़ सकते हैं, हालांकि ये वैल्यू 30 से तो कम ही आई है, ये मुझे यहाँ से पता चल जाता है,
और ठीक, और वैसा क्वेश्चन होगा तो आपको ये दे दिए जाएंगे वैल्यूज, कहीं कहीं तो प्रॉपर मिल जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट ट्राई करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब की बार मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया जहां पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बढ़ रहा है √2, फिर बीच में एक स्लैब पड़ी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, फिर बाद में वापस वहीं आ जाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। आपसे कहा लाइट रे यहां से गिरी तो बाहर कितने एंगल पे निकलेगी ये बताइए। तो मैंने क्या किया कि पहले तो इस आर की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो बच्चों ये √2 यानी कि 1.4 है और ये 2, तो एक्चुअली ये रेयर मीडियम हुआ और ये डेंसर मीडियम हुआ। तो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, टुवार्ड द नॉर्मल झुकेगी। टुवार्ड द नॉर्मल झुकेगी, अभी मैं पता लगाता हूँ कितनी पे झुक रही है। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2/μ1। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो साइन आई मुझे दे रखा है साइन डेल्टी यानी 1/2 और साइन आर मुझे पता नहीं, वो मुझे कैलकुलेट करना है। μ2 कितना है 2 और μ1 कितना है √2। इससे इसको एक बार काट सकते हैं और ये हो सकता है √2 और वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाली जा सकती है। √2 साइन आर इज इक्वल टू 1/2। तो साइन आर की वैल्यू हो गई बच्चों 1/2√2। ठीक, तो ये एंगल मुझे पता चल गया कि ये टुवार्ड द नॉर्मल झुकी और ये एंगल आया साइन आर की वैल्यू ये आ गई। ठीक, आर और साइन आर मिला है इसमें मुझे। ठीक, पर अब मैं यहाँ पहुंच गया, लाइट रे यहाँ पहुंच जाएगी ना, झुक के जानी चाहिए थी, ऐसे झुक गई ऐसे, तो यहाँ पहुंच गई। तो आप एक बात गौर कीजिए, ये जेड बन रही कि नहीं बन रही, देखो ये जेड बन रही, जेड बन रही है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए ये 90 है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया और ये पूरा 90 बनना है तो ये भी तो थीटा, यानी ये आर होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब मुझे ये आर पता चल गया तो अब की बार मैं दूसरे सरफेस पे फिर से स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं और ये पता लगा सकता हूं कि बाहर लाइट रे कितने एंगल पे निकलेगी। एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ लगा लिया, फिर एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ लगा सकते हैं, दोबारा लगा करके इस सरफेस पे फिर यहाँ के एंगल पता लगा सकते हैं। ये आर है तो ये आर है, ये तो मुझे पता चली गया और साइन आर की वैल्यू मुझे पता ही है 1/2√2 है। ठीक, अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अब की बार लगाते समय μ1 की जगह 2 और μ2 की जगह √2 रखना होगा, ये बात ध्यान रखनी होगी बच्चों। ठीक, तो अब मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, फिर मैं लिखूंगा μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r या sin i अपॉन sin r इक्वल टू μ2/μ1। तो अब की बार sin i की जगह रहेगा sin r और जो बाहर निकलने वाला एंगल है उसे e कह देते हैं, तो ये हो जाएगा sin e और μ2/μ1। अब की बार μ2 रहेगा √2 बाहर वाला मीडियम और μ1 रहेगा 2। ठीक, तो इससे ये √2 टाइम्स कट सकता है और ये साइन आर मुझे पता ही है, ये है 1/2√2 अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका √2 टाइम्स 1/2√2 इज इक्वल टू साइन ई। तो ये कट गया, तो साइन ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2, तो ई आ गया आपका 30 डिग्री। मतलब लाइट रे अगर यहाँ 30 पे डाली गई, मीडियम बीच में कुछ भी बड़ा हो, बाहर निकलेगी तो 30 पे ही निकलेगी। यहाँ एक के लिए मैंने बता दिया, एक सवाल आपको ट्राई करने के लिए दूंगा। यहाँ पे दो मीडियम ले लेता हूँ बच्चों। यहाँ पे लाइट की स्पीड ये 1 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है 1.5, ये दे रखा है 2, फिर ये 1। यहाँ लाइट रे मैंने डाल दी यहाँ 45 पे। आपको ये सवाल करना है खुद और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं कि यहाँ पर बाहर कितने एंगल पर निकलेगी। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ जितने पे डाली जाए उतने पे निकलेगी, तो ये 45 पर ही बाहर निकलेगी। आपको फिर दोबारा ये ध्यान रखना है, आर आ जाए वही आर यहाँ होगा, फिर जो ई आ जाए वही ई यहाँ होगा, तब ये एंगल निकालना है। ठीक, तो आप ये देखेंगे कि लाइट रे कितने भी एंगल पे डाली जाए, बीच में कितने भी मीडियम बन जाए, जब बाहर निकलती है
तब उतने ही एंगल पे निकलती है। इसके अलावा एक केस गड़बड़ तब कर देता है जब साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया है अभी कि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। जब 1 से ज्यादा आ जाती है तो लाइट रे वापस लौट जाती है मीडियम में ही। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको 12वीं में आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई देता है कि लाइट रे जब ज्यादा एंगल बना लेती है तो वापस नहीं निकलती। जैसे हीरे में लाइट रे एक बार एंटर कर गई, फिर वहां पर साइन की आर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही होती कई बार, तो लाइट वहीं भीतर ही घूमती रहती, बाहर नहीं निकलती, इसीलिए हमें हीरा चमकदार दिखाई देता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर स्नेल्स लॉ इतना ही है। अब हम आपको स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बताएंगे अलग एक वीडियो में, लेकिन पहला जो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस है वो मैंने यहाँ कवर किया। अब गौर करो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर दोनों एक से ही हैं। रिफ्लेक्शन चैप्टर में पहले हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है ये बताया है, फिर प्लेन मिरर पढ़ाई, प्लेन मिरर से इमेज कहाँ बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज ये बताया, फिर हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ाई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ऐसे ही रिफ्रैक्शन में पहले हमने आपको प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन बता दिया, अब हम आपको स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन बताते हैं, जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पढ़ाते हैं, फिर उससे इमेजें कहाँ बनती हैं ये पढ़ाते हैं। और छोटा करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा जैसा हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा है वैसे ही सारे के सारे केस कॉन्वेक्स लेंस में आते हैं। अगर तुम इनको कंबाइंड कर लोगे तो तुम्हें ये पूरा का पूरे 2 चैप्टर एक ही में छोटे लगने लगेंगे और आपकी पढ़ाई थोड़ी सी आपको और आसान लगने लगेगी। इतनी बात के साथ, इतनी हिंट के साथ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ट्राई करते रहें। यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।